बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाजिया नैयर, मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच शाजिया। साजिद साहब, पाकिस्तान में एकदम से दहशतगर्दी के वाकयात में काफी इजाफा हुआ है। आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज इससे करना चाहूंगी कि बलूचिस्तान के इलाके में जो दहशतगर्दी के वाकयात एकदम से दोबारा से सामने आने लग गए। पंजगोर के इलाके में दहशतगर्दों की फौजी चौकी पर जो फायरिंग हुई उसमें 10 फौजियों की शहादत हुई। अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है, 4 रोज से ये ऑपरेशन चल रहा है। इसके साथ साथ एक और भी वाकया हुआ जो कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हुआ। वहां पर भी जो हमारे फौजी जवान हैं उनके ऊपर हमला किया गया और उसमें 5 फौजी जवानों की शहादत जो है वो सामने आई है। आप क्या कहना चाहेंगे? दहशतगर्दी के वाकयात एकदम से किस तरह से सामने आने लग गए? हालांकि पिछले कुछ अरसे में काफी अमनो अमान रहा पाकिस्तान में, लेकिन गुज़िश्ता कोई 2-3 महीने के अंदर हम देख रहे हैं कि पहले लाहौर में और फिर अब बलूचिस्तान में इस तरह के वाकयात जो हैं वो दोबारा से सर उठा रहे हैं। शाजिया, मैं आज कुछ भी कहने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे भी और सब देखने वालों से कि कैप्टन बिलाल जो कि जी। फैसलाबाद से थे, जो शहीद हुए, उनकी उनके लिए और जितने दूसरे हमारे पाकिस्तानी अफवाज के जितने भी लोग हैं उनके लिए दुआ की जाए, पाकिस्तान के लिए दुआ की जाए। मेरे एक दोस्त फैसलाबाद में उन्होंने जब उनके जनाजे की मुझे वीडियो भेजी और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि इतना दर्दमंद, एक बच्चा, कैप्टन की एज बहुत थोड़ी होती है, और मैंने जब उसकी फैमिली के खवातीन की चीखों पुकार सुनी और उनका दुख देखा तो मैं ये सोच नहीं सकते कि मेरी फीलिंग्स क्या थी। देखें, पर्सनल आपकी ओपिनियन, जाती ओपिनियन, सियासी ओपिनियन, जो कुछ भी है, लेकिन जिस तरीके से एक बच्चे ने एक अपने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जान दी, रिमार्केबल रिमार्केबल स्टोरी। अब मैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पे ये कहना चाहूँगा कि बलूचिस्तान के हाल जो इस वक्त हालात हैं, नोशकी और पंजगोर के बारे में जो मैंने पढ़ा है, इंतहाई ख़तरनाक हालात थे वहाँ पे। एफसी के चौकी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी का भरा हुआ बारूद ला के एंट्रेंस पे उसको उन्होंने वहां पे मारा, और उसके बाद जो उन्होंने असला इस्तेमाल किया वो हाई टेक असला था। वो दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्दी के लिए नहीं था, उसके पीछे कुछ स्टेट फंडिंग और बहुत बड़े अवामल उसके पीछे शामिल हैं। और एक और चीज जो मुझे पता चली है जो सबसे ज्यादा खतरनाक थी कि वहां पे एफसी और हमारी अफवाज ने उनके मोबाइल जो थे वो बंद किए हुए थे, सिग्नल, लेकिन उनके पास जो अपने कम्युनिकेशन के जो आलात थे, सैटेलाइट फोन थे उनके पास, और अपने हैंडलर्स के साथ वो बातें करते रहे हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक एलिमेंट है। पाकिस्तान ने अगर इसके ऊपर सख्त फ्यूचर में अगर इस पे ना डिसीजन लिया, इकदाम ना उठाए, तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में खासकर शाजिया इस वक्त इशू जो बलूचिस्तान में है एक ये, और जो अफगानिस्तान की तरफ से गर्म हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ है, इनके बारे में पाकिस्तान को बहुत बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और मुश्किल डिसीजन लेने पड़ेंगे, वरना अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के हालात फिर वही हों जहां से हमने शुरू किया था। अब इसमें अगर देखा जाए तो वो बलूचियों को क्या एतराजात हैं आपके ऊपर, इस पे कुछ हमारे मीडिया ने गलत इसको प्रोपोगंडा किया, कुछ हमारे दुश्मनों ने इसके बारे में गलत प्रोपोगंडा किया, गवादर के बारे में कि चाइना से जो पैसा आ रहा है वो सारे का सारा पंजाब और सिंध खाएगा उसको, और ये सारे प्रोजेक्ट हैं वो पंजाब और सिंध के अंदर लगाए जा रहे हैं। ये एक गलत जी। इंफॉर्मेशन है, एक पाकिस्तान मुखालिफ एक नरेटिव है, और उसी को हवा दी जा रही है, और इसकी वजह से पाकिस्तान बलूचिस्तान जो है वहां उनके जो दोबारा से अवाम एक है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो पाकिस्तानी सूबों के दरमियान नफरत को भड़का सके। बिल्कुल। तो वो ये इसके पीछे अवामिल शामिल हैं, लेकिन मैं इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ये कहूंगा, मैं हमेशा ये कहता था खान साहब के आने से पहले कि इनको चाहिए कि हफ्ते में 2 दिन बलूचिस्तान क्वेटा में जाके बैठा करे, ताकि उनकी महरूमियों के जो उनको एहसासात हैं, जिस तरह पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान चीज़ें जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, उनके ऊपर एक लिड डाली जाए। इनको चाहिए कि वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं, अपनी कैबिनेट को कहें कि आप वीकली ट्रिप लगाएं जाके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में,
और वहां पे जो उनका निज़ाम है वो फेल हो चुका है। वहां पे उनके जो वडेरे या जो के बलूचिस्तान के बड़े, मैं यहाँ पे ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान सब में करप्शन का जोर है, लेकिन बलूचिस्तान का नंबर 1 है कि जो वहां पे पैसा जाता है वो सिर्फ चंद फैमिलियों के अंदर हाथों में चला जाता है। ये लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? वफाक की बनती है। ये जिम्मेदारी लीडरशिप की बनती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पहले भी कहा था कि वजीर आजम को चाहिए कि वो मंथली और वीकली बेस पे क्वेटा बैठें और अपनी फेडरल कैबिनेट को जाके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इजला में भेजें और तरक्याती कामों की निगरानी खुद करें। इसके बगैर गुजारा नहीं होगा, क्योंकि जो 4 दिन पंजकोर के अंदर जंग का समा रहा है और उनके पास जिस तरीके से उनके पास वेपनरी है वो यूरोपियन मेड, रशियन मेड, और एक मैं ये यहाँ पे एक और खासकर एक और खतरनाक एलिमेंट है उसके बारे में भी बताना चाहूंगा कि जब आपने सी पैक शुरू किया था, खान साहब अभी भी चाइना गए और आप जब नारे लगाते हैं कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती, ये वो, आप ये देखें कि चाइना के जो दुश्मन हैं आप उनके रेडार पे आ जाते हैं। इस वक्त आप देखें तो चाइना को सबसे ज्यादा इस वक्त दुश्मनी किसके साथ नजर आ रही है? अमेरिका के साथ। अगर अमेरिका जो है वो चाइना के खिलाफ चीजें जो करना चाहेगा तो, और आप उनके साथ इस वक्त दोस्ती की पींगे पढ़ा रहे हैं, तो आप अमेरिका की भी बुक्स में नहीं रहेंगे। अब उसमें ये है ईरान और कई और ममालिक जो हैं वो इन चीजों के पीछे वो इन चीजों को नोट कर रहे हैं। सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि अगर गवादर कामयाब होती है एज ए पोर्ट तो सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को उनकी चाबहार पोर्ट जो है उसको होगा। वहां पे इस वक्त इंडिया बैठा है और दूसरा कई और इस तरह की रियासतें मौजूद हैं, अमाराती और दूसरी रियासतें मिडिल ईस्ट के अंदर, जिनकी पोर्ट्स जो हैं उनको बिजनेस में लॉस होगा। तो इसके पीछे कई अवामिल शामिल हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारी अपनी एजेंसियों की बनती है, आपके वफाकी गवर्नमेंट की बनती है, हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर के जो लोग जिम्मेदार हैं उनको चाहिए कि अपना होमवर्क पहले करें। अब मैं इसके साथ ही खासकर इस रिलेटेड टू गवादर कि खान साहब का जो ट्रिप चाइना में था, खान साहब ने 75 कंपनियों को जाके वहां पे एक चीज ये बतानी थी कि आप इंडियन ओशन को यूज करें, ग्वादर को यूज करें, आपको फ्रेट कम पड़ेगा एक्सपोर्ट करने में। लेकिन खान साहब अगर सर्कमस्टांसेस नोशकी और पंजकोर के देखें और ग्वादर आपके सी पैक में जिस तरीके से पिछले द्वार में आज भी करप्शन की स्टोरियां, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को शाजिया कि सी पैक का रुकना, स्लो होना, सबसे ज्यादा उसमें एलिमेंट किस चीज का है? करप्शन का है। ये मैं आज की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है आपने इस पे से पैसे बनाने शुरू किए, आपको जो चीजें उनको सप्लाई करते हैं, जो चीजें रेट दिए जाते हैं वो 1000 की चीज 10,000 में दी जाती है। और दूसरा, जहां भी जिन महकमों में भी अप्रूवल के लिए उनकी फाइलें जाती हैं वहां पे उनसे करप्शन में पैसे मांगे जाते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कोई भी इस पे आप कोई भी किताब, आप कोई भी रिसर्च करके देखें तो $26 बिलियन वो लगा चुके हैं और उनको उसमें खातर खा अपना प्रॉफिट नजर नहीं आता। दूसरा, वहां पे चाइना के जो काम करने वाले हैं उनकी जानें महफूज नहीं है, ये उनका दूसरा उनका एतराज है। और हालांकि आपने इन चीजों की गारंटी दी थी, लेकिन अगर आप सी पैक के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं उसमें, तो आपको मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा। इन चीज़ों की बड़ी अशद ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर हैं, टाइम हैज़ कम अप कि बलूचिस्तान, अभी तक आप कंफ्यूज हैं कि वहाँ सियासी हल होना चाहिए बलूचिस्तान का या अस्करी हल होना चाहिए, लेकिन आप माइंड बनाएं, आप अभी तक कंफ्यूज नजर आते हैं। जो भी हल चाहते हैं आप उस जगह का, इलाके का, आपको इस पर जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा वंस अगेन। और बल्कि मैं एक अफसोसनाक बात यह है कि BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हमने 100 से ज्यादा लोगों को शहीद किया है, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। चाहे ये मफरूजा है, चाहे अफवाह है, प्रोपोगंडा है, लेकिन जो भी है, हर जान जो है यूनिफॉर्म पहन के जब अपने मुल्क के लिए निकलती है, वो जान मैं समझता हूँ वो सबसे ज्यादा एक मुकद्दस जान होती है। इससे बड़ा एक इंसानी कुर्बानी इससे बड़ी कोई नहीं है।
और मेरी दुआएं हैं कि कैप्टन बिलाल के फैमिली वालों को अल्लाह ताला सब्र दे, और हर पाकिस्तानी को जो पाकिस्तान के लिए अच्छी ख्वाहिशात रखता है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देना चाहता है, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। अच्छा साजिद साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ऐन उस वक्त पे ये दहशतगर्दी के वाकयात होने जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाइना के दौरे पर हैं और वहाँ पर पूरी दुनिया जानती है कि सी पैक के ऊपर बात होगी, ट्रेड के ऊपर बात होगी, म्यूचुअल जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर बात होगी, तो क्या ये सी पैक को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी हो सकती है? क्योंकि जो तहकीकाती एजेंसीज हैं उनकी तरफ से दो हमसाया ममालिक की तरफ इशारे मिलते हैं कि वहाँ की जो एजेंसीज हैं वो इन तमाम तर सूरत हाल में मुलविस पाई जा रही हैं। जो इसके ताने बाने हैं वो वहाँ पर हमारे जो दो हमसाया ममालिक हैं वहाँ से जुड़ते हैं जाके। तो क्या ये बराह रास्त सी पैक को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो सकती है? एब्सोल्युटली राइट। मैंने जिस तरह पहले आपको अर्ज की थी कि इसमें देखें कि अगर सी पैक नहीं कामयाब होता, बलूचिस्तान के हालात खराब होते हैं, तो इसका बेनिफिट किसको होगा? आपके चंद पड़ोसी ममालिक को होगा। और जिस तरीके से सोफिस्टिकेशन आई है, जिस तरीके से महारत के साथ उन्होंने, ट्रेनिंग के साथ उन्होंने ये सारा ऑपरेशन किया है पंजकोर का, आपकी एफसी के हेडक्वार्टर पे, वहां पे आपकी सरकारी बिल्डिंगों पे 4 दिन वहां जंग होती रही है इस इतवार तक। तो आप देखें 4 दिन तक वो इतनी महारत के साथ जंग करते रहे हैं। ये एक सवालिया निशान है। ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूं कि इसको देखना पड़ेगा, इसको बड़ा हार्ड आपको इसके ऊपर डिसीजन लेने पड़ेंगे। और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो आपके ग्वादर पोर्ट और आपके सी पैक को होगा। और आपको चाहिए कि इसको बचाएं, इसको करें, क्योंकि इस वक्त सी पैक जो है और चाइना एक पाकिस्तान के लिए वाहिद उम्मीद रह चुकी है, क्योंकि अब इस वक्त अमेरिका अपने इंटरनल हालात में फंस चुका है, मजबूर है। वो मैं अगले दिन किसी चैनल पे ये कह रहा था, वो अपने शिकागो न्यूयॉर्क को बचाने के काबिल नहीं है, वो आपको क्या बचाएंगे? वो यूक्रेन को किस तरह बचाएंगे? अब यूक्रेन की हालात में अगले क्वेश्चन यही था कि यूक्रेन की हालत पे बताना चाहूंगा कि आपके देखने वालों को वहां क्या हो रहा है। लेकिन अमेरिका इस वक्त सकत ही नहीं रखता है। जिस तरीके से अफगानिस्तान से वो हार के निकला है, उनकी आर्मी पुलिस के लिए डिफेंडिंग मूवमेंट चल रही है, डिफेंडिंग पुलिस, और उनकी आर्मी जो है वो इतनी डीमोरलाइज हो चुकी है कि वो कोई भी जंग लड़ने की सलाहियत नहीं रखती। और इस तरह के सर्कमस्टांसेस में अगर देखा जाए तो चाइना एक उभरती हुई ताकत सामने आ रहा है, फाइनेंशियली और अस्करी तौर पे भी। और जाहिर है अगर उनके साथ आप दोस्तियां बढ़ाएंगे तो जो जितने चाइना मुखालफ लोग हैं वो आपके खिलाफ आएंगे। लेकिन आपको चाहिए कि अपनी इन चीज़ों का होमवर्क करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत डेवलप करें आप। और देखें, मैंने कई दफ़ा कहा था आपको कि पाकिस्तान को हर मुसीबत से आप निकल सकने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन जो करप्शन है वो आपको इस बुरे तरीके से मार रही है, आपको ख़त्म कर रही है कि आप सोच नहीं सकते। और जो खान साहब की मूवमेंट का नाम ही इंसाफ की तहरीक इंसाफ था। और अगर उनकी ये मूवमेंट जो है वो कामयाब होती नजर नहीं आ रही, तो फिर जाहिर है पाकिस्तानी भी डिमोरलाइज होंगे। आपकी देखे ना, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले कौन थे? वो आपके यूथ थे। यूथ ये जो थे वो कौन थे? यंग पढ़े लिखे बेरोजगार लोग थे वो। तो अगर वो मायूस दोबारा हो जाएंगे, उनको कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आएगी, तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? मैं इसीलिए तो ये कहता हूं कि खान साहब को चाहिए, खान साहब अगर आप ईमानदार हैं तो आपको चाहिए कि आपकी टीम भी ईमानदार हो, आपके साथ जो लोग बैठे हैं वो भी ईमानदार हो। फैसल वोडा जिस तरीके से सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, पहले वजीर थे फिर सेनेटर बने हैं, आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों पे सख्त नोटिस लें आप। लेकिन ये कि अभी तक तो जो खबरें ये आ रही हैं कि उनके जब वो चाइना की तरफ गए हैं पीछे से, उनके खिलाफ जो है वो कई मूवमेंट्स शुरू हो चुकी हैं। जरदारी साहब की मीटिंग शहबाज शरीफ से, उसके बाद जरदारी साहब की मीटिंग काफ लीग से, उसके बाद MQM वाले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। बाप पार्टी जो है बलोचिस्तान की, वो सुना है वो भी और मजीद मिनिस्ट्रियां वो मांगने की तैयारियां कर रही हैं। जी बिल्कुल, 2 वजारतें मांगी गई हैं। वफाकी वजीर का ओहदा मांगा गया है कि जो हमारे वजीर मुमलिकत हैं वो नहीं होंगे, लेकिन हमें वफाकी वजीर का ओहदा जो है वो चाहिए इसमें। तो वो सियासी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी तेज होता जाए। ये सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ इसलिए, इसको मैं तो म्यूटनी का नाम दूंगा। ये मुख्तलिफ म्यूटनी शुरू हुई है क्योंकि PTI की हुकूमत कमजोर नजर आ रही है, फाइनेंशियल कमजोरियां आपकी नजर आ रही हैं, और आपके साथ जो है वो ज्यादातर इलेक्टेबल हैं,
जो कि दूसरी पार्टियों से हैं और अपनी पार्टियों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं मुसलसल। लेकिन ये कि इस पे सख्त फैसलों का टाइम आ चुका है। अगले 2 महीने पाकिस्तान के लिए बड़े कड़े होंगे, और वो भी मैं बता देता हूँ क्यों कड़े होंगे। कि फरवरी मार्च जी। की सिर्फ 2 महीने, अप्रैल में गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, रमज़ान आ जाएगा, उसके बाद गर्मी बढ़ जाएगी, और कोई भी धरना लॉन्ग मार्च जो है वो फिर जो फिजिबल नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल में जो कुछ होना है अगले 2 महीनों में होना है। और देखें अगले 2 महीने, मैं दुआ करूंगा कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। साजिद, वजीर आजम साहब का दौरा पाकिस्तान, इमरान खान साहब चाइना में दौरे पर गए और वहां पर जो फेज 2 है सी पैक का, उसके ऊपर भी बातचीत हुई, और इसके साथ साथ दीगर जो मामला थे उसके ऊपर भी बात हुई, और ये कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के लिए एक खास पैगाम भी दिया गया इसमें। मैं चाहूंगी इसके ऊपर भी आप बात कीजिए। देखें, खान साहब ने पिछले काफ़ी दिनों से, आप खान साहब जहाँ भी स्पीच देते हैं अमेरिका को स्नब करने की कोशिश करते हैं। उनकी डेमोक्रेसी समिट में खान साहब का ना आना, अभी तक बाइडन साहब की कॉल ना जाना, और फिर आपका खान साहब का ओलंपिक में वहाँ चाइना जाना, अल्टीमेटली ये वेस्ट और अमेरिका के लिए ये खुली निशानी है कि आप 100% चाइना के कैंप में आप जा चुके हैं। और ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको जहाँ से आपको जो अच्छा पार्टनर लगता है, जो अच्छा पड़ोसी है, वो आप जाएं, आपको सूट भी करता है, क्योंकि उनके इंडिया के साथ हालात उनके ठीक नहीं हैं, और इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल इंडिया के कैंप में जा चुका है। तो आपने ठीक है, अच्छा डिसीजन लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके, और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, शौकत तरीन साहब की स्टेटमेंट आई है कि हम खुद IMF के प्रोग्रामों से जल्दी निकलना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो एक चीज जिसके बारे में PTI और आपकी करंट एडमिनिस्ट्रेशन सही खुल के जवाब नहीं दे सकी कौम को, वो एहतसाब है, वो अकाउंटेबिलिटी है। आपने जो वादे किए थे कि बाहर से लोगों को लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, आप उसमें नाकाम रहे हैं। आप नवाज शरीफ साहब को आपने बाहर भेज दिया, उनको बाहर भेजने में गलत था, वापस लाने में भी नाकाम है। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी जो है आप अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ठीक नहीं कर सके आप। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब उसके बाद जो मैं फॉरेन पॉलिसी चाइना के हवाले से कहूँगा कि खान साहब को जिस तरीके से नायब वजीर खारजा के नायब ने रिसीव किया, वो रिसेप्शन ठीक नहीं थी। एज ए वजीर आजम उन्होंने पाकिस्तान को स्नब किया, लेकिन ये कि ज़ाहिर है आप हर जगह जाते हैं, कर्जा मांगते हैं, तो उसी वजह से उन्होंने आपको इग्नोर किया। वहाँ जाके वो जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे भी आपके डेलीगेशन को जूम के जरिए मुलाकातें की, वो भी एक सवालिया निशान है। और उसके बाद अभी तक कोई क्लियर आप मैसेज भी नहीं लेकर आए कि $3 बिलियन का कब मिलेगा या क्या है, उसके बारे में कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ है, मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक पॉलिटिकल ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश की है कि खान साहब इसी फरवरी के एंड में मॉस्को जाएंगे और पुतिन से मिलेंगे। यहाँ पे ये भी मेंशन करना ज़रूरी होगा कि आप रशिया और कजाकिस्तान से भी कर्जा लेने के ख्वाहिशमंद हैं। तो गिवन सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो आपका कोई भी ट्रिप ऐसे किसी मुल्क में नहीं है जहां आप कर्जे के लिए ना जा रहे हो। आपको कहीं भी आपका खैर सगाली या बायलैटरल आपका कोई भी ट्रिप नहीं हो रहा काफी अरसे के साथ। अब मैं पुतिन की मीटिंग के बारे में भी ये सोचना मेरे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है कि बायलैटरल वहां पे आप पाकिस्तान उनको क्या दे सकेगा, पाकिस्तान उनको क्या देने की सलाहियत रखता है, पाकिस्तान उनसे खरीदने की सलाहियत रखता है। सिर्फ एक वाहिद चीज है कि क्योंकि इस वक्त जो एक सरद जंग शुरू हो रही है दोबारा अमेरिका, चाइना और रशिया, तो हो सकता है कि पुतिन साहब चाहते हो कि वो अमेरिका और वेस्ट को स्नब करने के लिए एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बुला के तो वहां उनसे मिले। लेकिन मुझे हालात जरा उसके डिम लगते हैं, इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो यूक्रेन के हालात हैं, रशिया का टोटल फोकस इस वक्त यूक्रेन और नेटो है। नेटो के खिलाफ वो बड़े फाल हैं, और इन सर्कमस्टांसेस में वो कितने सिंसियर होकर चलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं या नहीं करते। दूसरा, मैं समझता हूं कि पुतिन जो आपसे मिल रहे हैं, एक वजह ये हो सकती है कि अमेरिका को स्नब करने के लिए, और दूसरा हो सकता है कि चाइना ने प्रेशर किया हो कि आप पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को मिलें इंडिया को स्नब करने के लिए। तो अब देखें इस चाल में जो है उस रीजन में कितनी कामयाबी होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी 2 चीज़ें हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए: करप्शन को रोकना, और उसके बाद पाकिस्तान की तिजारत को इम्प्रूव करना, पाकिस्तान की जो माशी कमज़ोरी है उसको दूर करना।
लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए जॉब इंक्रीज करना, आईटी की तरफ तवज्जो देना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, और सबसे बड़ी ज़रूरी कि लीडरशिप प्रोवाइड करना। इस वक्त सबसे ज़्यादा वैक्यूम जो है, खान साहब एक अच्छे लीडर बन के उभरे थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोग इस वक्त मायूस हैं। ओवरऑल देखा जाए तो लोग खान साहब की परफॉर्मेंस से मायूस हैं। साजिद साहब, आपने आईएमएफ का जिक्र किया यहाँ पर कि आईएमएफ से जो कर्ज लिया जा रहा है, काफी कड़ी शराइत के ऊपर वो कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर ममालिक से भी कर्ज लिया जा रहा है। तो आईएमएफ से जिस तरह वजीर खजाना साहब ने कहा कि बहुत जल्दी जान छूट जाएगी, आपको क्या लगता है, क्या जान छूटेगी या मजीद फंस जाएंगे? क्योंकि जितना कर्ज इस हुकूमत में लिया गया है, शायद गुज़िश्ता अदवार में इस बड़े पैमाने पर कर्ज नहीं लिया गया था। और इसके साथ अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की तरफ देखा जाए तो आए रोज महंगाई में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, टैक्सेस में इजाफा होता जा रहा है, सब्सिडी खत्म की जा रही है, और हुकूमत का जो मौकफ होता है वो सब अच्छा की रिपोर्ट आती है कि हमारी ट्रेड बढ़ रही है, हमारी मईशत बेहतर हो रही है। और अगले 2 से 3 में ये भी कहा जा रहा है कि जो वजीर आजम का दौरा चाइना है उसके समराद नजर आने लग जाएंगे और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े मंसूबे भी शुरू होंगे। मैं चाहूंगी एक छोटा सा इसके ऊपर भी आप अपना व्यू दीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान जिस तरीके से मैंने कहा कि खान साहब का ये चाइना जाना, और जिस वक्त दुनिया इनको देख रही है, वो सिग्नल यही जा रहे हैं कि आप 100% चाइना के कैंप में जा रहे हैं। खान साहब का जो दौरा चाइना का था उसमें 6 चीज़ों के बारे में इन्होंने रिक्वेस्ट की है। ये वहाँ उनको प्रमोट करने गए थे, टेक्सटाइल को और जूते, फुटवेयर को, जूते बनाने, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर, एग्रीकल्चर, गाड़ियाँ बनाने और आईटी इक्विपमेंट को यहाँ पे बनाने के लिए ये 6-7 प्रोजेक्ट जो हैं, खान साहब ये चाहते हैं, आपकी करंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि चाइना इन पे तवज्जो दे। रेलवे, मैं एक भूल गया बल्कि बात, कि रेलवे के ट्रैक आपके पुराने हो चुके हैं, उनके बारे में भी। लेकिन मैं खान साहब से ये पूछना चाहूंगा कि आप ऐसे महकमों में, आप रेलवे, वो एक प्रॉफिट बख्श आपका वो नहीं है इंस्टीट्यूशन, वो तो पहले रिश्वत और करप्शन की वजह से वो सारा बदनाम हो चुका है। पहले आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें कि फॉरेन इन्वेस्टर आए, आप उसको हैंडल कर पाएंगे? आप उनको, अगर फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो उनको आप उनकी जानो माल को तोहफ़्फ़ दे पाएंगे आप? यहाँ पे अगर वो करप्शन के, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, $26 बिलियन का सी पैक पे चाइना इन्वेस्ट करके खुश नहीं है, तो दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर लाने का या उनको जाके कन्विंस करने का क्या फायदा, जब आप होमवर्क करके नहीं जाते? आप अपनी सियासी, माशी, अपनी स्टेबल क्यों नहीं होके जाते? अपने लॉ एंड ऑर्डर को खासकर ठीक करके क्यों नहीं जाते? इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के हालात पाकिस्तान में ठीक नहीं है। अब जिस तरह आप ग्वादर सी पैक को प्रमोट करने जाते हैं, और लेकिन नौशकी और पंजकोर में जो हालात हैं, इन हालात में फॉरेन इन्वेस्टर किस तरह आएंगे? और आईएमएफ का जो मैं बताना चाहूंगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो क्या है? आईएमएफ से कर्जा लेने का सिर्फ एक मकसद होता है कि जब आईएमएफ आपको कर्जा दे देता है या आप उनके गुड बुक्स में आते हैं, आपको मजीद पैसे मिलते हैं वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और दूसरे कंट्रीज और दूसरे बैंक आपको कर्जे देते हैं। इसलिए करंट रजीम उसको समझती है कि आईएमएफ का जो प्रोजेक्ट था वो पाकिस्तान के लिए जरूरी था। लेकिन कर्जे मांगने से, लोगों से मांगने से, और जब पाकिस्तान का नंबर 140 हो करप्शन के इंडेक्स में, तो उसका क्या फायदा? पैसे तो वो पाकिस्तान जाएंगे नहीं, तो वो सीधे लंदन और दुबई में चले जाएंगे। उसको पाकिस्तान के ऊपर मजीद बोझ डालना। और अगर आप इस वक्त रेशो देखें, आप अपने देखें कि आपके इस वक्त कितने फॉरेन कर्जे हैं, तो पाकिस्तान तो सलाहियत नहीं रखता उन कर्जों को वापस करने की। अब मैं उसका साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये दूंगा कि अब जब आप चाइना से $3 बिलियन मांग रहे हैं, उनके कई कर्जों की किस्तें आ चुकी हैं, और आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको डिले किया जाए। तो कर्जों के ऊपर कर्जे लेना और कर्जों की किस्तें फिर डिले कराना, लेकिन रिश्वत को, आप करप्शन को ना रोकना, आपके चाहने वाले, आपके जितने जो लोग हैं आपके आसपास, जो एक करप्ट घेरा है, वो पैसे लेके भाग रहे हैं प्रोजेक्ट्स में से। तो इन सर्कमस्टांसेस में खान साहब को चाहिए कि पहले अपनी ब्लीडिंग को रोकें, उसके बाद ये बाहर से पैसे या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कोशिश करें। ब्लीडिंग और लॉ एंड ऑर्डर के हालात पहले बेहतर करें, वरना ये फजूल है बाहर से पैसे लाना। पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन पैसे पाकिस्तान नहीं पहुंचते, उनके सम्राट आम लोगों तक नहीं पहुंचते। सम्राट तो पहुंचते हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद में चंद 100 लोगों के लिए सम्राट होते हैं, उनके लंदन और दुबई में उनकी प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। आम लोगों के ऊपर तो ये 22वां 23वां आपका प्रोजेक्ट है। कौन सा ये आईएमएफ का पहला प्रोजेक्ट है? आप पहले भी प्रोजेक्ट करते रहे हैं, लोन पे लोन लेते रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी तक नहीं पहुंचते, वो सिर्फ बाहर प्रॉपर्टियां बनाने के लिए होते हैं। तो मैं यही मेरी ख्वाहिश है, हमेशा ये कहता रहा हूं कि इंसाफ की तारीख जो है वो कामयाब होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में अगर सोचने वाले इस्लामाबाद में बैठे लोग ये देखें
तो उनको सोचना चाहिए कि आपकी पार्टी का नाम ही इंसाफ की तहरीक है। साजिद साहब, मैं चाहूंगी कि यूक्रेन और रशिया की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा अपना तज्जिया दीजिएगा कि यूक्रेन के जो इस वक्त हालात हैं और उसका खित्ते के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। यूक्रेन इस वक्त 1,27,000 रशियन फौजी जो हैं वो घेरा डाल के बैठे हैं। 1 लाख तो सोल्जर हैं जो लड़ने वाले, और तकरीबन 27,000 उनके एयरफोर्स और दूसरे उनके सपोर्टिंग साथ जो लोग हैं। और उन्होंने वहाँ पे यूक्रेन के बॉर्डर में हॉस्पिटल भी बना लिए हैं, अपने सप्लाई उन्होंने चीज़ें वो भी ऐड कर ली हैं, बिल्कुल तैयारी करके बैठे हैं। और वो इस वक्त अमेरिका के कमज़ोर रजीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं यहाँ पे मैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का चूरन नहीं बेचूंगा, लेकिन ये बताऊंगा जब वो 4 साल प्रेसिडेंट रहे हैं, नॉर्थ कोरिया ने एक भी मिसाइल का तजर्बा नहीं किया था। रशिया जुर्रत नहीं कर सकता था कि वो इस तरह का कुछ स्टेप उठाए। चाइना, ताइवान आज की तरह के हालात नहीं थे, लेकिन आज दुनिया के हालात बिल्कुल तब्दील हैं, क्योंकि वजह यह है कि अमेरिका इस वक्त मर्दे बीमार है। जिस तरीके से अफगानिस्तान से शिकस्त खा के निकला, जिस तरीके से अपनी गुडविल उन्होंने लूज की, जिस तरीके से उनकी आर्मी डीमोरलाइज हुई, अब वो कोई भी फैसला दुनिया में कोई भी फैसला या उनके अपने एलाइज या कोई भी फैसला करने का वो की ताकत नहीं रखते। आज के हालात ये है यूक्रेन के अंदर। सबसे पहले तो जो रशिया ने अपनी 70% असाल्ट जो उनकी लड़ने वाली जंग थी, 70% फौज थी, 70% उसको एक्टिवेट करके वो ले आए हैं बॉर्डर पे। उनके टैंक बिल्कुल तैयार हैं। जो यूक्रेन के अंदर से भी उनको सपोर्ट हासिल है। यूरोप जो है वो कहते हैं कि इस वक्त सिटिंग ऑन द फेंस, वो ना उधर है ना इधर है, वो सोच रहा है कि क्या किया जाए। बल्कि वहाँ पे जो उनकी पेट्रोल और गैस सप्लाई पाइपलाइन है, उसकी वजह से रशिया उनको किसी वक्त भी ब्लैकमेल कर सकता है। जर्मनी ने क्या किया है इस वक्त, थोड़े बहुत जो यूरोप में से एक अमेरिका तो फुल फ्लैज उनको हथियार दे रहा है अपने, और हथियारों के अलावा देने की कोई सलाहियत भी नहीं है उनके पास। इस वक्त उनको यूके, इंग्लैंड उनको हथियार दे रहा है, दूसरे यूरोपियन उनके साथ नहीं है। जर्मनी ने सिर्फ उनको हेलमेट दिए थे, लेकिन असला नहीं दिया उन्होंने। देखें, यूरोपियन खुद ही इसके हल की तलाश कर रहे हैं। इस वक्त फ्रेंच जो है, फ्रेंच और जर्मनी दोनों मिलकर रशिया से बात कर रहे हैं। और जो इस वक्त यूक्रेन के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, उनका एक उन्होंने अपने वॉलंटियर शुरू कर रखे हैं। उनकी शराइत ये है कि कोई भी जो यूक्रेनियन 30 दिन की ट्रेनिंग पूरी करता है उसको वो क्लाशनकोफ देते हैं या मशीन गन देते हैं। और इस वक्त वो बिल्कुल इस खौफ में हैं, बैठे हैं। कीव के अंदर माहौल बहुत इस वक्त टेंस है कि वो समझते हैं कि रशिया टेक ओवर करेगा, क्योंकि जब बराक ओबामा दौर में क्रीमिया को रशिया ने टेक ओवर किया था तो दुनिया ने किसी में उस पर कोई ख़ास रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। तो यही होता है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। बैलेंस ऑफ पावर जो है, अमेरिका की कमज़ोर रजीम की वजह से बैलेंस ऑफ पावर कमज़ोर हो चुका है, और रशिया और चाइना दोनों उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। चाइना इंटरेस्ट ले रहा है ताइवान को टेक ओवर करने में, और साउथ चाइना सी के अंदर जो ट्रेड रूट्स हैं उसके ऊपर अपनी वो इजारादारी रखना चाहता है। रशिया जो इलाके उन्होंने लूज किए थे वो गेन करना चाहते हैं। नेटो को वो वहां से निकालना चाहते हैं। बल्कि यहां तक कहा जा सकता है कि रशिया ने एक नो गो एरिया, नो फ्लाई जोन बना दिया है अपने उन टेरिटरीज के ऊपर। और अमेरिका इस वक्त मर्दे बीमार की तरह एक कोने में बैठ के सारा कुछ होता देख रहा है। जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था कि अमेरिका के हालात इंटरनल ये हैं कि वो अपने शहरियों को, अपने बड़े शहरों के अंदर क्राइम इतना बढ़ चुका है, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, LA, इनके अंदर अपने शहरियों को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता, वो दूसरे किसी को प्रोटेक्ट क्या करेगा। तो मैं इसी के साथ आज इजाजत चाहूंगा आपसे। बहुत शुक्रिया साजू साहब, आपका तज्जिया हमने देखा, और मेरी गुजारिश होगी हमारे व्यूअर्स से कि वो भी अपना फीडबैक हमारे प्रोग्राम पे ज़रूर दिया करें, ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। और अगर वो कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारर सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।